Welcome to Medify. So let's start pharmacology. Today we will discuss second part of autonomous nervous system, in which we will start cholinergic drug. Cholinergic drug. What does cholinergic drug do? It increases the parasympathetic effect, means relaxed effect. पिछले लेक्चर में अपन ने बताया था रिलैक्स्ड इफेक्ट कौन कौन से थे, ब्रोंकियल का कंस्ट्रिक्शन, आईज में मियोसिस होना, ये सब. ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, सिंपैथेटिक एक्शन को इंक्रीज करता है, यानी कि एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज करता है. किसको इंक्रीज कर रहा है? एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज कर रहा है अपनी बॉडी में. सो कॉमन इफेक्ट क्या है इसके? तो इसके कॉमन इफेक्ट जो हैं, जो कि सारे कोलिनर्जिक ड्रग में होते ही हैं, वो हैं तुम्हारे, देखो इसकी एक राइमिंग है तो उसको याद करना राइमिंग से. कॉमन इफेक्ट्स आर डम्बल्स, DUMBBLESS, डी से डायरिया, यू से यूरिनेशन, एम से मियोसिस, बी से ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम करता है, बी से ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन, एल से लैक्राइमेशन, ई से एक्साइटेशन, सलाइवेशन, और एस से सिक्रीशन. So, the common effects of the cholinergic drug are dumbbells, diarrhea, urination, meiosis, bradycardia, bronchial constrictions, lacrimation, excitation, salivation, and secretion. Now we talk about classification of cholinergic drug. कि cholinergic drug कितने टाइप की होती है? So cholinergic drug टाइप्स की बात करेंगे अपन, तो दो टाइप की होती है, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग. डायरेक्टली एक्टिंग में आता है अपने पास रिसेप्टर एगोनिस्ट, रिसेप्टर एगोनिस्ट. और इनडायरेक्टली एक्टिंग में कौन सा आता है? रिसेप्टर नहीं, फिर एंटी कोलिनेस्टेरेज, यानी कि जो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम थे ना, CCE, जो दो टाइप में थे, अच्छे और बच्चे, ये उनको ख़त्म करते हैं, एंटी कोलिनेस्टेरेज, एंटी कोलिन एस्टेरेज. देखो दो चीज़ होती है, या तो खुद पढ़ लो या दूसरे पढ़ रहे हैं उनको रोक दो. तो ये कहानी खुद पढ़ने की है, ये वाली कहानी है दूसरे पढ़ रहे हैं उनको रोकने की है. एंटी कोलिनेस्टेरेज जो कि किसको बढ़ाएगा? एंडोजीनियस एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक. अब ये क्या कहानी है, आओ बात करते हैं अपन इस पे. डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक क्या कहानी है? डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक दो टाइप की होती है. पहली एस्टर यानी कि सिंथेटिक, और दूसरा टाइप यानी कि तुम्हारा एलोकॉइड यानी कि प्लांट सोर्स या फिर नेचुरल. अब देखते हैं अपन ड्रग कौन कौन सी आती है सिंथेटिक में. ABCM, ठीक है, वही सेम नीचे आ जाएगी. पान मसाला. ABCM में आता है, ए से होगा एसिटाइल कोलिन, खुद एसिटाइल कोलिन, यस, एसिटाइल कोलिन के इंजेक्शन होते हैं, जो कि किससे रैपिडली डिग्रेड होती है? डिग्रेड बाय बच्चे. व्हाट इज बच्चे? ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज. ब्यूटाइल कोलिन एस्टेरेज. और ये अपन क्यों देते हैं तो याद रखना, इसको अपन टॉपिकली देते हैं फॉर मियोसिस. मायोसिस कॉज करने के लिए अपन देते हैं इसको, टॉपिकली देते हैं मायोसिस कॉज करने के लिए.
उसके बाद में जो बी होता है बेथेनाकॉल। बेथेनाकॉल क्या था? M3 एगोनिस्ट, मत भूलना। बेथेनाकॉल, बेथेनाकॉल क्या है? M3 एगोनिस्ट है, पिछले लेक्चर में कराया अपन ने। कार्बाकोल इसके बाद सी से, और लास्ट से मिथेनाकोल। मिथेनाकोल क्या है बताओ? सोचो 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 जब तक लिख रहा हूँ। हाँ सही बोल रहे हो, M2 एगोनिस्ट। ठीक है, ये भी पिछले लेक्चर में था। और कार्बाकोल क्या करता है? तो कार्बाकोल इज फॉर आई ड्रॉप्स ऑफ मायोसिस। तो सर एसिटाइलकोलिन जब था मायोसिस के लिए, तो फिर कार्बाकोल क्यों बनाया गया? इट इज़ वेरी शॉर्ट, मतलब शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग। अगर कोई अपने वर्ल्ड में, अपनी दुनिया में कोई ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है तो वो एसिटाइलकोलिन है। तो इसका लॉन्ग फंक्शन, तो सीधा ज़्यादा देर तक म्योसिस रहता है अपनी आंखों में। ठीक है, तो ड्रग कौन कौन सी है? एसिटाइलकोलिन, बेथेनाकोल, कार्बाकोल, मिथेनाकोल। देन आता है एलोकेट, आता है अपने पास पी से पाइलोकेरिन या पाइलोकेरस, ए से एरिकेरिन या एरिकोलिन, एन से निकोटिन, और एम से मस्करीन। देन वी नेक्स्ट स्टार्ट अबाउट एक ड्रग है अपने पास पाइलोकार्पिन। कौन सी ड्रग? पाइलोकेरिन या पाइलोकेरस या पाइलोकार्पिन, जो कि अपन ने अभी पढ़ी किसमें? एलोकर्ज में या प्लांट सोर्स में। पाइलोकेरिन, जो पाइलोकेरिन या पाइलोकार्पिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। सुनना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेकेंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग है। फर्स्ट कौन सी थी? एसिटाइलकोलिन। सेकेंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टॉपिकल आई ड्रॉप के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। टॉपिकल आई ड्रॉप के फॉर्म में इसको यूज़ करा जाती है। ड्रग ऑफ चॉइस है किसका? ड्रग ऑफ चॉइस है माइटोटिक एजेंट। इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। ग्लोकोमा में याद रखना, ग्लोकोमा में इसके ना ऑक्सर्ट फॉर्म दिए जाते हैं, ऑक्यूसर्ट। मतलब पाइलोकेरिन का एक ऑक्यूसर्ट बनता है जो कि दिया जाता है। उसको ऑक्यूसर्ट होता क्या है? ऑक्यूसर्ट का मतलब होता है ऑक्यूलर इम्प्लांट। ठीक है, ऑक्यूलर इम्प्लांट होता है ऑक्यूसर्ट का मतलब। और ऑक्यूसर्ट जो होता है वो किस में अपन देते हैं? ग्लोकोमा में देते हैं। ग्लोकोमा में क्यों देते हैं? क्योंकि ग्लोकोमा में ज़्यादा म्योसिस हो गया, एक्सेस म्योसिस, ओपन मतलब मिड्रियासिस हो गया उसमें, तो अपन म्योसिस के लिए इसको दे रहे हैं। फोर्थ, इंक्रीज करता है लेक्राइमेशन, सलाइवेशन और सिक्रीशन को। देन ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जीरोस्टोमिया एंड जीरोऑप्थिल्मिया। जीरोस्टोमिया, जीरोऑप्थिल्मिया। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है अपने पास, विच इज़ स्मोकिंग डिकेजेशन। तुमको एक और वो दिखाते हैं ड्राइंग। ये रहा स्मोकिंग डिकेजेशन। स्मोकिंग डिकेजेशन क्या होता है या स्मोकिंग डी एडिक्शन क्या होता है? एंटी स्मोकिंग, भैया स्मोकिंग नहीं करनी है तो भैया याद रखना, इसमें 3 ड्रग होती है जो कि स्मोकिंग को रोकती है। कौन सी? तो कितनी ड्रग होती है? 3 ड्रग्स। चलो, 3 ड्रग होती है। पहली ड्रग निकोटिन खुद। निकोटिन इसको किस फॉर्म में देते हैं? च्युइंगम फॉर्म में मिलते हैं। इसकी टेबलेट मिलती है निकोटेक्स की, च्युइंगम मिलती है निकोटेक्स की, च्युइंगम के फॉर्म में दे सकते हैं पहला। दूसरा, ट्रांस डर्मल पैच के फॉर्म में अपन दे सकते हैं, निकोटिन का पैच लगा सकते हैं। तीसरा, लॉजेंजेस या नीजल स्प्रे। लॉजेंजेस एंड नीजल स्प्रे। सेकेंड ड्रग है अपने पास वेर्निकलिन। वेर्निकलिन जो होती है वो होती है पार्शियल एगोनिस्ट। कैसी होती है? पार्शियल
एगोनिस्ट होती है। पार्शियल एगोनिस्ट होती है कहाँ पे? निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे। तो ये करती क्या है? वेनिक्लिन कॉज करती है डिप्रेशन, कॉजेज डिप्रेशन और सुसाइड थॉट, सुसाइडल। उसके बाद तीसरी आती है बुप्रोपियोन। जो बुप्रोपियोन होती है वो एक एंटी डिप्रेसेंट है, तो वो इसके डिप्रेशन को या सुसाइडल अटैक को रोक देती है। डिप्रेसेंट एक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि एक्ट करता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे और इनहिबिट करता है रीअपटेक ऑफ डोपामिन। रीअपटेक ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन, उसके बाद और डोपामिन। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन तीनों के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। इन तीनों के कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? इन तीनों कॉमन साइड इफेक्ट है अपने पास सीजर्स। अब उससे बचने के लिए अपन ने एक ड्रग निकाली है, जो ड्रग है अपने पास क्लोनिडिन, एंटी एपिलेप्टिक। क्लोनिडिन जो कि एंटी एपिलेप्टिक होती है। तो ये कहानी पूरी हो गई किसके लिए? डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग के लिए। किसके लिए? डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स के लिए। स्मोकिंग डिटेक्शन भी हो गई। कौन कौन सी ड्रग है? तो याद रखना 3 ड्रग है अपने पास, निकोटिन, वेनिक्लिन और बुप्रोपियोन। निकोटिन जो होती है वो च्युइंगम, लॉजेंजेस और स्प्रे और नेजल स्प्रे के फॉर्म में मिलती है। जो वेर्निक्लिन होती है, वेर्निक्लिन पार्शियली एगोनिस्ट होती है कहाँ पे? निकोटिन रिसेप्टर्स पे, और कॉज करती है डिप्रेशन को। फिर लास्ट में बुप्रोपियोन जो होता है वो एक एंटी डिप्रेसेंट होता है जो कि इसको दी जाती है। उसके बाद में एक चीज़ और है इसमें, वो नोट ऑन कर लो कि मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक जो होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है कोल्ड टर्की टेक्निक। कोल्ड टर्की टेक्निक। और मोस्ट इफेक्टिव ड्रग वो होता है निकोटिनिक ट्रांसडर्मल पैच। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है अपना डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक्स। So let's start indirectly acting cholinergics. The indirectly acting cholinergics. Indirectly acting cholinergic is also called as anticholinesterase. Anticholinesterase. अब ये एंटीकोलिनेस्टेरेस क्या होता है? मैंने इस डायग्राम में, जस्ट सेकेंड, कहाँ है मैंने इस डायग्राम में बताया था कि ये जो है कोलिनेस्टेरेस, ये 2 टाइप के होते हैं, अच्छे और बच्चे। ठीक है, और काम क्या होता है कोलिनेस्टेरेस एंजाइम का? टू डिस्ट्रॉय द एसिटाइल कोलिन इन एसीटेट प्लस कोलिन। समझ में आया? तो क्या होता है कोलिनेस्टेरेस एंजाइम? एक एंजाइम होता है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे होता है। और क्यों होता है? तो ये फॉर डिस्ट्रॉय द एसिटाइल कोलिन इन एसीटेट और कोलिन। चलो, तो एंटी कोलिनेस्टेरेस मतलब ये क्या करेंगे? ये तुम्हारे एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि जो उसको ख़त्म कर रहे हैं उसको रोक देंगे। ये वो है जो ना खुद पढ़ेंगे या खुद थोड़ा सा पढ़ लेंगे और आजू बाजू वालों को पढ़ने नहीं देते। तो उससे क्या होता है? ये पास हो जाता है, आजू बाजू वाला फेल हो जाता है। ठीक है, चलो, तो भैया ये होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 2, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब एक बार इसने करा, इरिवर्सिबल वाले ने मतलब कोलिनेस्टेरेस एंजाइम खत्म हो जाएगा वहाँ पे, है ना? मतलब ये भैया कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पॉइजन है सीधा सीधा अपनी बॉडी के लिए। अपनी बॉडी के लिए क्या है? पॉइजन है। चलो, सो और रिवर्सिबल वाला क्या करेगा? सिर्फ इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द अच्छे यानी कि एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस ACH एंजाइम एंड बच्चे ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेस एंजाइम। देखो बी ए का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लिखता हूँ क्योंकि बच्चे और अच्छे का मैच खा रहा है। ठीक है, बात करते हैं रिवर्सिबल वाले की। तो रिवर्सिबल एसिटाइल
रिवर्सिबल एंटी कोलिनर्जिक एस्टरेज, रिवर्सिबल एंटी कोलिन एस्टरेज, ये होते हैं दो टाइप के। यस, टर्शरी अमीन, टर्शरी अमीन और क्वाटरनरी अमीन। ये अपन ने केमिस्ट्री के बेसिस पे इसका डिफरेंशिएशन करा है। यस, केमिस्ट्री के बेसिस पे, यानी कि जिन भी कंपाउंड के, जिन भी एंटी कोलिनर्जिक कंपाउंड्स के एंटी कोलिन एस्टरेज, कंफ्यूजिंग है, एंटी कोलिनर्जिक और एंटी कोलिन एस्टरेज अलग अलग चीज़ है, याद रखना। सो एंटी कोलिन एस्टरेज ये केमिकल कंपाउंड में जहाँ पे तुमको दिखा NH3 वो है तुम्हारा टर्शरी अमीन, और जहाँ पे दिखा NH4 प्लस वो है तुम्हारा क्वाटरनरी अमीन। अब याद रखना जो प्लस वाला है वो कैसा होगा, आयन है, तो कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा। तो इसी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर में अलग करा है अपन ने, वाटर सॉल्युबल होगा। प्लस अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो क्या ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, नहीं, नहीं करेगा, कांट क्रॉस। ठीक है, तो क्या ये कॉर्निया क्रॉस करेगा, नहीं। अब ये जो NH3 है इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा, कॉर्निया क्रॉस करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्शरी अमीन की। इसकी बात करते हैं टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन में एग्जांपल सबसे पहले अपन देखते हैं तो वो होता है फाइजोस्टिगमेंट। क्या है, फाइजोस्टिगमेंट। फाइजोस्टिगमेंट ड्रग अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, विच इज एंटीकोलिनर्जिक्स। क्यों ऐसा, क्यों बताता हूँ, सुनो। टर्शरी अमीन सबसे पहले अपने पास ड्रग आती है फाइजोस्टिगमेंट। फाइजो, जस्ट अ सेकेंड, फाइजोस्टिगमेंट। फाइजोस्टिगमेंट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, एट्रोपिन ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। जब भी एट्रोपिन पॉइजनिंग होती है अपन क्या देते हैं, फाइजोस्टिगमेंट देते हैं। क्या देते हैं, फाइजोस्टिगमेंट देते हैं। और ये एक टॉपिकल आई ड्रॉप भी है फॉर मियोसिस, टॉपिकल आई ड्रॉप, टॉपिकल आई ड्रॉप के फॉर्म में भी इसको देते हैं। किस केस में देते हैं, टॉपिकल आई ड्रॉप किस केस में देते हैं, तो देते हैं अपन ग्लोकोमा में, मतलब ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट में भी काम आता है और तुम्हारा एट्रोपिन पॉइजनिंग के भी काम आएगा। प्लस टर्शरी अमीन में एक डिसीज़ आती है, वो है अपनी अल्जाइमर डिसीज़। कौन सी डिसीज़, अल्जाइमर डिसीज़। याद है लोग बूढ़ों में होती है, मोस्टली पढ़ा होगा आपकी मोस्टली एल्डर एज में अल्जाइमर डिसीज़ होती है। लेकिन होती क्या है अल्जाइमर डिसीज़, देखो तुम्हें बताते हैं नॉर्मल पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी की होती क्या है। क्या होता है, अपनी बॉडी में ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है जिसको अपन बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। पता है, ये भूल गए, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। हाँ, अपनी बॉडी के अंदर एक ब्रेन में सेंटर होता है, इसको अपन बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया से अपन क्या निकलता है, सब जानते हैं, डोपामीन निकलता है। क्या निकलता है, डोपामीन निकलता है। और डोपामीन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, पार्किंसन हो जाएगा। थोड़ा डीप में जाते हैं तो जो बेसल गैंग्लिया है वो डोपामीन तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो एसिटाइल कोलिन भी सिक्रेट करता है ना। अब ये एसिटाइल कोलिन कहाँ जाएगा, हिप्पोकैम्पस में, हिप्पोकैम्पस में, और वहाँ से ये मेमोरी को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है। तो ये मत करना कि भैया एसिटाइल की दवाइयाँ खाते रह गए मेमोरी के लिए। सुन लो पहले क्या होता है। अपनी बॉडी में जो बेसल गैंग्लिया होता है वो या तो, यही बात है, वो या तो डोपामीन देगा या तो एसिटाइल कोलिन देगा, दोनों साथ में नहीं देता। तो अगर अपनी बॉडी में एसिटाइल कोलिन बढ़ गया तो डोपामीन ऑब्वियस ही बात है कम हो जाएगा। अगर अपनी बॉडी में डोपामीन कम हो गया या डोपामीन बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है कि एसिटाइल कोलिन कम हो जाएगा। मतलब पार्किंसन और अल्जाइमर्स दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वैल्यू ज़्यादा है कि कम है। समझ में आया, समझ में आ गया कुछ 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 कुछ, ठीक है। पर सर हमने पढ़ा था कि पार्किंसन वालों में मेमोरी लॉस भी होता है, तो सर ऐसे कैसे। अब सुनना, बेसल गैंग्लिया के अंदर
क्या होता है जब पार्किंसन होता है तो तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो सेल्स डोपामिन बनाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक ट्रैक था, उस ट्रैक का नाम मैं थोड़ा भूल गया हूँ। वो ट्रैक में डोपामिन सिक्रीट होता था और वो डोपामिन आता था जो कि दूसरे फर्दर ब्रेन में अपने सीएसएफ में घूमता रहता था या अपने ब्लड स्ट्रीम में आता था। ठीक है, अब वही डिस्ट्रॉय हो गया तो एसिटाइल कोलिन भी नहीं बन पाएगा, ना डोपामिन बन पाएगा। तो चीज़ें दोनों लेवल पे ही ख़राब हो गई है। इस कारण से पार्किंसन में तुमको मेमोरी लॉस भी हो जाता है। ठीक है, चलो तो समझ में आया कुछ कुछ डोपामिन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिसीज़ की, तो उसका ट्रीटमेंट बात कर लेते हैं अपन। जैसे कि अपन डॉक्टर हैं, ये अपन डॉक्टर हैं, तो एज अ डॉक्टर वी शुड रीड द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज़। क्लास 1 यानी कि जो अपन सबसे पहले रिकमेंड करेंगे वो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है एंटीकोलिन एस्टेरेज देंगे अपन उसको। क्या देंगे? एंटीकोलिन एस्टेरेज देंगे। एंटीकोलिन एस्टेरेज देंगे क्यों? क्योंकि अपन ब्रेन लेवल पे तो अपन ठीक नहीं कर सकते उसको। अभी अपन उसको ब्रेन लेवल पे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यूरोनल लेवल है, भली ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स है, अपन न्यूरॉन लेवल पर ठीक कर सकते हैं ना। बेसल गैंग्लिया ठीक नहीं कर सकते, लेकिन न्यूरॉन्स को ठीक कर सकते हैं। तो अपन एंटीकोलिन एस्टेरेज देंगे। और कौन कौन सी ड्रग देंगे? तो भैया याद रखना, अपन ड्रग देंगे सबसे पहले DGR, डोनापेजिल, गैलेंटामाइन और रिवास्टिगमेंट। देखो, डोनापेजिल और रिवास्टिगमेंट याद रखो, गैलेंटामाइन भूल भी जाओ चलेगा, क्योंकि इन दोनों क्या आते हैं? ट्रांसडर्मल पैचेस। क्या आते हैं? ट्रांसडर्मल पैच आते हैं, और ये लॉन्गर टाइम में एक्ट करता है। ये हो गया फर्स्ट क्लास ड्रग। मतलब फर्स्ट क्लास मतलब सबसे पहले अपन ये रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, नो इंप्रूवमेंट इज सीन, तो अपन क्या देंगे? सेकंड क्लास ड्रग। से सेकंड क्लास ड्रग में आती है अपने पास मेमेंटामिन या मेमेंटाइन। ये क्या होता है? तो याद रखना, ये NMDA एगोनिस्ट होता है। क्या होता है? NMDA एगोनिस्ट। अब ये NMDA क्या होता है? तो याद रखना, NMDA इज अ रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का रिसेप्टर है। तो ये सेम वही कंसेप्ट, ये वही थ्योरी पे बनी है कि अगर अपनी ब्रेन में अपन ग्लूटामेट को नहीं आने देंगे तो ग्लूटामेट एसिटाइलकोलिन को आने देगा। यही थ्योरी है इसके पीछे देने के। और एक और देते हैं इसके अलावा, थर्ड क्लास ड्रग भी होती है। थर्ड क्लास खराब नहीं है, अच्छी है। ठीक है, एंटी बीटा 1 एमिलॉइड एंटीबॉडी। एंटी बीटा 1 एमिलॉइड एंटीबॉडी क्या होता है? ये वो जो बीटा 1 एमिलॉइड है, ये एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। इसका कंसेप्ट ये है कि ये प्रोटीन ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है, तो वो अपनी न्यूरॉन्स को कंप्रेस करता है, और जब लॉन्गर टाइम तक अपनी न्यूरॉन्स कंप्रेस रहती है, तो क्या होता है? उससे अपनी नर्व डैमेज हो जाती है ब्रेन की। और जब ब्रेन के जो न्यूरल जंक्शन है वही डैमेज हो जाएंगे, तो मेमोरी भी तो डैमेज हो जाएगी तुम्हारी। तो ये तुम्हारी, तो एंटी बीटा 1 एमिलॉइड एंटीबॉडी देते हैं अपन। इसका आता है एक अजीब सा नाम है, एड्यूमैप। एडकानुमैप इसका नाम है, थोड़ा अजीब सा है लेकिन ठीक है। मेन तुमको ये 3 ड्रग याद रखनी है अल्जाइमर्स में। मेन तुमको ये 3 ड्रग याद करनी है, डोनापेजिल, गैलेंटामाइन और रिवास्टिगमेंट। गैलेंटामाइन याद ना हो चलेगा, लेकिन रिवास्टिगमेंट याद होना चाहिए। और सेकंड मेमेंटाइन याद रखनी है, और मेमेंटाइन क्या है? तो याद रखना, NMDA एगोनिस्ट है। क्या करता है NMDA? तो NMDA इज अ रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट। ठीक है, चलो बढ़िया। ग्लूटामेट की एक और थ्योरी तुमको पता होनी चाहिए एक्चुअली, कि ग्लूटामेट उसमें था कि वो न्यूरॉन को एक्साइट करता था। यस, अगर ग्लूटामेट ज़्यादा हो जाएगा अपनी बॉडी में, तो वो क्या करेगा? न्यूरॉन को एक्साइट करता है। ये फिजियोलॉजी में पढ़ा था, न्यूरॉन को एक्साइट करता है। अगर तुमको पता हो ना तो बता दे। तो एक्सेस न्यूरॉन एक्साइटेशन से न्यूरॉन डैमेज होने लगती है। तो इसलिए ग्लूटामेट को कम देते हैं ताकि न्यूरॉन डैमेज ना हो, याद रखना। तभी तो अपन ने लगाया है मेमेंटाइन, जो कि ब्लॉक करता है। क्या करता है? जो कि ब्लॉक करता है NMDA। एक सेकेंड, ये एगोनिस्ट नहीं है, ब्लॉक करेगा, एंटागोनिस्ट है। सॉरी, माई मिस्टेक। चलो अब सही है। नेक्स्ट वी स्टार्ट quaternary amine. In quaternary amine, the drugs are water soluble. क्या हो गया?
इन क्वाटरनरी अमीन द ड्रग्स आर वाटर सॉल्यूबल। अब ड्रग्स वाटर सॉल्यूबल है तो क्या करना है, इसमें पहले ड्रग के नाम रख ले, अपन थोड़े देख लेते हैं ड्रग कौन कौन सी आती है। तो ड्रग्स आती है इसमें सबसे पहले NaPe, नैप। N से होती है नियोस्टिगमिन, A से होती है एम्बिनोनियम, P फॉर सबसे सबसे सिंपल और सबसे अलग सी ड्रग पाइरिडोस्टिगमिन। माइस्थेनिया ग्रेविस में सबसे ज़्यादा कहाँ आती है, पाइरिडोस्टिगमिन। और E से होती है इड्रोफोनियम भी आती है माइस्थेनिया ग्रेविस में, और ये आती है टेस्ट करने के लिए, इड्रोफोनियम। ठीक है, याद रखना कि जब इसके यूजेस क्या होता है, पहली बात तो इसके यूजेस देख लेते हैं अपन, रख के नहीं कर लें यूजेस। सबसे पहले ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है अपनी क्वाटरनरी अमीन, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, कोबरा पॉइजनिंग के लिए। यस, कोबरा पॉइजनिंग। अब कोबरा पॉइजनिंग में कैसे काम करेगी, तो देखना जो विनम होता है, विनोम यानी कि जहर, क्या करता है, एसिटाइलकोलिन को कम कर देता है। एसिटाइलकोलिन को कम कर देगा तो उससे क्या होगा, उससे मसल क्या होगी, रिलैक्स हो जाएगी, उससे मसल रिलैक्स हो जाती है। और अगर रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स हो गई तो क्या होगा, निपट जाओगे भैया, डायफ्राम तुम्हारा रिलैक्स कर रहा है तो डायफ्राम को भी रिलैक्स नहीं करना चाहिए, रिलैक्सेशन। हाँ, रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स हो सकती है, याद रखना। तो उसमें तो इसीलिए मरते हैं अपन वेनम से। ठीक है, तो अपन क्या देंगे इसको, एंटीकोलिन एस्टेरेज देंगे, वो भी कौन सा क्वाटरनरी अमीन देंगे, ताकि वो वेनम को खत्म कर दे या एस्टेकोलिन को बढ़ा दे। चलो ये हो गया। तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें होती है नियोस्टिगमिन, नहीं यही चीज़ है। ठीक है, नियोस्टिगमिन तो देते हैं, वो तो देना ही है, लेकिन इसके साथ में जो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है एंटीवेनम। विनम का एंटीडोट जो होता है वो अपन देते हैं, साथ में नियोस्टिगमिन देते हैं। तो ये एडिशनल ड्रग है इसमें। देन आता है अपने पास एंटीडोट ऑफ कुरारे, सेकेंड यूज, एंटीडोट ऑफ कुरारे। कुरारे तो मैंने बताया था क्या होता है, कुरारे इज मसल रिलैक्सेंट, ये देते भी हैं। अगर आप पोस्टिंग में जाएंगे, अगर आप सर्जरी की पोस्टिंग में जाते हैं, और अगर उसको बोलेंगे कि भैया हमको मसल रिलैक्सेंट देना, तो वो कुरारे या फिर कुरोरियम यही देंगे, एट्राक्यूरियम रिलैक्सेशन। याद रखना, ये अगर तुम पोस्टिंग में जाओगे सर्जरी की तो तुमको यही दिखेगा कि भैया कुरारे तुमको देते मिल रहा है मसल रिलैक्सेशन के फॉर्म में। जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है वो तो एनेस्थीसिया देगा, लेकिन जो सर्जन होता है वो अगर कोई लोकल सर्जरी हो रही है तो वो कुरारे देता है लोकली, इसको मसल को रिलैक्स करने के लिए, ताकि अपन अच्छे सर्जरी कर सकें। देन आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, विच इज माइस्थेनिया ग्रेविस। लास्ट नहीं है, इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेरिस बचा है। हाँ ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस। देखो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, पहले बात करते हैं डायग्नोस कैसे करेंगे। तो याद रखना, इसका डायग्नोस में आती है एक टेस्ट आता है, इसको बोलते हैं अपन एड्रोफोनियम, अरे एड्रोफोनियम प्रोवोक टेस्ट, एड्रोफोनियम प्रोवोक टेस्ट। अब ये एड्रोफोनियम प्रोवोक टेस्ट जो होता है ये होता है फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। अब ये क्या होता है बात करते हैं। देखो, जस्ट सपोज इमरजेंसी है, इमरजेंसी का केस है, तुम्हारे पास एक पेशेंट आया है अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस है, और उसकी एक आईलिड खुली है और एक आईलिड नीचे है, एक आईलिड खुली है एक आईलिड नीचे है, उसका एक हाथ मुड़ा हुआ यानी कि टिटेनी हो रखा है एक हाथ में, टॉसिस हो रखी है एक आंखों में, अनकॉन्शियस पेशेंट है। ठीक है, वो एकदम बॉडी उसकी क्या हो गई, स्टिफ हो गई है। तुम बोलोगे राइगर मोटिस मरा नहीं है, जिंदा है, साथ उसकी धड़कनें चल रही है। ठीक है, बॉडी स्टिफ मतलब हल्की हल्की स्टिफ हो रही है, हाथ मुड़ रहे हैं, हाथ सीधे नहीं हो रहे हैं, उसका हाथ सीधे नहीं हो पा रहे, तो समझ लो। ठीक है, स्टिफ में याद रखना, राइगर मोटिस मत बोल देना जाके वहाँ पे, है ना। चलो ये हो गया। अब ये तो हो रखा है पेशेंट को, तो अपन क्या करेंगे, अपन देंगे उसको एड्रोफोनियम, क्योंकि टॉसिस से तुम या टिटेनी से, अगर स्टिफ में ना भी लिखूँ, टॉसिस और टिटेनी से अपन ये पता कर सकते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, 90% माइस्थेनिया ग्रेविस है। टेस्ट कैसे करेंगे, आओ एड्रोफोनियम देते हैं, कि अपन 90% तो पता लगा लिया कि अपने पास माइस्थेनिया ग्रेविस है, लेकिन माइस्थेनिया ग्रेविस का कॉज क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस दो तरीक़ों से हो सकता है, या तो अंडरडोज यानी कि तुमने जो ड्रग्स दी है किसके लिए दी है, एसिटाइलकोलिन बढ़ाने के लिए दी है, पर
तुम ड्यू टू अंडर डोज एसिटाइकोलिन कम होने लगा है क्योंकि ड्रग अंडर डोज में है, ठीक है। और ओवर डोज की भाई तुमने ड्रग इतनी खा ली, इतनी सारी ड्रग खा ली कि तुमको ओवर डोज हो गया ड्रग का, और एसिटाइकोलिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, ओवर डोज। एसिटाइकोलिन बहुत ढेर सारा मैक्सिमम हो रखा है, ठीक है। दोनों केस में अपन क्या देंगे, दोनों केस में अपन देंगे एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम देंगे, इंजेक्ट करेंगे एड्रोफोनियम को। एड्रोफोनियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होती है इसलिए ज़्यादा इफेक्ट करती भी नहीं है। अब सुनना क्या होगा, जिन केसेस में अंडर डोज हुआ है तो वो कैसी होगी, वो तुमको एक रिकवर होने लगी, क्यों, क्योंकि एसिटाइकोलिन तुमने इसको दिया है। एड्रोफोनियम क्या करता है, एसिटाइकोलिन को बढ़ा देता है क्योंकि ये एंटीकोलिनेस्टेरेज है, ठीक है। एसिटाइकोलिन को बढ़ा देगा तो तुमको क्या दिखेगा, एक रिलीफ यानी कि इंप्रूवमेंट दिखेगा, इंप्रूवमेंट दिखेगा। हल्की हल्की आंखें ऊपर नीचे, आंखें ब्लिंक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इंप्रूवमेंट दिखेगा, इंप्रूवमेंट। लेकिन अगर तुमने ओवरडोज में दिया है तो यहाँ पे वर्सनिंग होगी, वर्सनिंग होगी, क्या होगी, वर्सनिंग होगी। अगर इंप्रूवमेंट है तो तुम क्या दोगे, प्लाज्मा फेरेसिस कराओगे, फटाफट प्लाज्मा फेरेसिस करा दोगे, प्लाज्मा फेरेसिस यानी कि प्लाज्मा को चेंज करा दोगे, प्लाज्मा इसका प्योरीफाई कर दोगे और नया चेंज प्लाज्मा इसको दे दोगे, रिप्लेस द प्लाज्मा, सिंपल। और आईवी में अपन इसको इम्यूनोग्लोबिन दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वर्सनिंग हो रखी है तो अपन क्या करेंगे, नियोस्टिगमिन स्टॉप कर देंगे, जो नियोस्टिगमिन की दवाई चल रही होगी इसकी, उसको अपन रोक देंगे, प्लस इसको वेंटिलेटर पर लगा देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेटर पर, वेंटिलेशन पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई भैया किसकी बात, माइस्थेनिया क्राइसिस की। माइस्थेनिया, ये जो है ना अनकॉन्शियस आने वाला पेशेंट ये होता है, इसको बोलते हैं माइस्थेनिया क्राइसिस, माइस्थेनिया क्राइसिस बोलते हैं। अभी अपन बात करते हैं जब पेशेंट के पास चल के आ रहा है, अभी तो अनकॉन्शियस आया था, अब जब कॉन्शियस आएगा तो अपन कौन सी ड्रग देंगे उसको, अपन ड्रग उसको देंगे सबसे पहले पायरिडोस्टिगमिन, वो भी ओरल पायरिडोस्टिगमिन, ओरल पायरिडोस्टिगमिन, या फिर और ये एक तो पहली ड्रग है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन अपने पास है नियोस्टिगमिन का, नियोस्टिगमिन प्लस एट्रोपिन, ठीक है। ये ड्रग हो सकती है, इम्प्रूव वीकनेस, ठीक है भैया, ये सारी बातें अपने हो गई। अब एक लास्ट टॉपिक अपने पास है आज का, सो नाउ टॉक अबाउट irreversible anticholinesterase. In irreversible anticholinesterase, there are of two type, carbamates and organophosphate. They are insecticide or they are poison, they are poisons, yes। याद रखना, ये अपन पेशेंट में बहुत मुश्किल देते हैं, देते ही नहीं है एक्चुअली, इसलिए बोला था। और इंपॉर्टेंट भी नहीं है इसमें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है विच इज़ ऑक्जिम। क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्जिम। ऑक्जिम क्या होता है, तो ऑक्जिम अलग अलग टाइप के होते हैं, पाम, ठीक है। पाम में आता है पायरिडोक्सिम, पैरे या प्रेलिडोक्सिम, प्रेलिडोक्सिम। ये यूज़ होता है फॉर ऑल पॉइजन्स, यस। जितनी पॉइजनिंग होती है, रियल वाली पॉइजनिंग, ऐसे छोटी मोटी पॉइजनिंग, रियल वाली पॉइजनिंग, जहर खा लिया तो अपन ये देते हैं, जो प्रेलिडोक्सिन है ना, ये अपन देते हैं फॉर ऑल पॉइजनिंग, मुँह से झाग निकलने वाली जो आती है ना, वो वाला, ठीक है। और इसको अपन ऑक्सिजन को अपन एक और काम के लिए देते हैं, ऑल पॉइजनिंग, ठीक है। और अपन एक और काम के लिए देते हैं विच इज कोलिन एस्टर रिएक्टिवेशन या रिएक्टिवेटर, सॉरी, रिएक्टिवेटर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का दूसरा लेक्चर भी देखा है। अब अगली वीडियो में हम एंटीकोलिनर्जिक्स लाएंगे, वो छोटा टॉपिक होगा, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो गया। थैंक यू आप सभी का, अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री महाकाल, धन्यवाद।